सो हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं, जो कि है हाउस रॉबर। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अपने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constant stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security system connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. You have given an integer array nums representing the amount of money of each house. Return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं अब। तो मैंने 3 की पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक एरे ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग मनी प्रेजेंट इन ईच हाउस। हमें एक एरे दिया हुआ है और उसकी हर वैल्यू ये डिनोट कर रही है कि हमारे जो हाउसेज हैं उनमें कितना पैसा रखा हुआ है। एंड यू कांट रॉब एडजेसेंट हाउस एज इट विल अलर्ट द पुलिस। हम लोग जो एडजेसेंट हाउस है लाइक 1 के बाद 2 को रॉब नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने 1 को रॉब किया, मैं 1 के बाद 2 को रॉब नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पुलिस को अलर्ट चले जाएगा। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मनी यू कैन रॉब। एंड हमें ऐसे तरीके से रॉब करना है जिससे हम मैक्सिमम पॉसिबल मनी को रॉब कर सकें। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो सपोज करो मेरा ये नर्म्स करके एरे है, एंड जो मनी है फर्स्ट हाउस में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, एंड फोर्थ में 1 है। तो ये आपके 4 हाउसेज हो गए। तो मेरे पास स्टार्टिंग में 2 चॉइस होंगी, या तो मैं इस हाउस को रॉब करूं या नहीं करूं। सपोज करो मैं इस हाउस को रॉब करता हूं, तो इसके बाद मैं 2 को रॉब नहीं कर सकता। इसके बाद मैं या तो आइदर 3 को रॉब करूंगा या फिर आइदर 1 को रॉब करूंगा, लेकिन एडजेसेंट वाले को नहीं कर सकता। तो सपोज करो मैंने पहले 1 को रॉब किया एंड इसके बाद मैंने रॉब किया 3 को, तो +3। इसके बाद मैं 1 को रॉब कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो 3 का एडजेसेंट है अब। तो मैं उसको रॉब नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो टोटल पॉसिबल रॉब अमाउंट मनी आया 4 आया। अब सपोज करो मैं अगर 3 की जगह रॉब ना करके 1 को रॉब करता, तो मेरे पास होता अमाउंट ऑफ मनी 1 + 1 = 2। एंड अगर सपोज करो मैं स्टार्टिंग में 1 रॉब ही नहीं करता, मैंने 1 को लीव कर दिया होता और मैं 2 से शुरुआत करता, 2 से, देन इसके बाद मैं 3 को तो रॉब नहीं कर सकता, क्योंकि 3 2 का एडजेसेंट है। मैं किसको रॉब करता? मैं 1 को रॉब करता, +1। तो अमाउंट कितनी आई? 3 आई। तो आउट ऑफ ऑल दिस सबसे मैक्सिमम अमाउंट हमारी कहाँ आ रही है? इसमें। यानी पहले 1 को रॉब करना था एंड देन 3 को। तो हमें ये तो पता लग गया हमें करना क्या एक्चुअल में। अब इस पे हम लोग अप्रोच कैसे सोचेंगे इसका? तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो ना, हम लोग इसमें सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी तुम्हारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने की बात आती है, तो फिर तुम्हारा सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? रिकर्जन। तो अब लोग हम इसका अप्रोच एक रिकर्जन के वे में समझते हैं, सेम एग्जाम्पल का। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या चॉइस थी? सपोज हमारा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? 1 था ना। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, आइदर आई विल टेक इट और आई विल नॉट टेक इट। तो उस अब मेरे पास इसमें 2 ऑप्शन बने। अगर मैंने उसको टेक ले लिया मतलब, तो 1 प्लस हो जाता मेरे उसमें, और अगर मैं टेक नहीं करता तो एज इट इज हम लोग मूव ऑन कर जाते 2 पे। लेकिन अगर मैं टेक कर रहा हूँ तो मैं 2 पे नहीं जा सकता, मैं डायरेक्ट 3 पे मूव करूंगा। ठीक हो गया। एंड फिर 3 के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था यहाँ पे? 3 के बाद हमारे पास है 1। तो 1 पे तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि 1 क्या है? एडजेसेंट है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास फिर 3 पे भी सेम 2 चॉइसेस होंगी, आइदर आई विल टेक 3 और आई विल नॉट टेक 3। इफ आई विल टेक 3, सो 3 विल जस्ट ऐड टू अवर नेक्स्ट। एंड इसके बाद हम लोग 1 पे तो मूव कर नहीं सकते, तो हमारा अप्रोच जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा इस पार्ट पे। सेम अगर मैं 3 को ना लूँ, तो फिर हम लोग किसको ले सकते हैं? 1 को, क्योंकि हमारे पास एरे जो था वो क्या था? 1 2 3 1। तो 3 के बाद अगर मैं 3 नहीं लूंगा तो मैं 1 ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स। सो फिर अब 1 पे भी मेरे पास चॉइस होंगी, आइदर आई विल टेक इट और आई विल नॉट टेक इट। Either way, if I will take it, it will just add to the amount and there will be end. Or if I not take it, then we will just reach out of the array and that's also will be ending. And अगर मैंने स्टार्टिंग में 1 नहीं लिया होता, तो स्टार्टिंग में अगर मैंने 1 नहीं लिया होता, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था कि अब मैं 2 को लूँगा। तो 2 पे भी सेम चॉइस होती है हमारे पास, आइदर आई विल टेक इट और आई विल नॉट टेक इट। सो इफ आई विल जस्ट टेक इट, लाइक आई विल टेक 2, so it will +2, and our we can't move on to 3, then we will move on to 1. So we will move on to 1 and then we will also take 1, so +1. Similar way, if we not take 2, I will take 3. बट यूजुअली हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू नहीं लेते तो हम सेकंड वैल्यू को लेते ही लेते हैं, क्योंकि सपोज करो मैंने अगर फर्स्ट वैल्यू ली तो मेरा कारण क्या है? क्योंकि मैं ये वाली वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, 3 वाली। और सपोज करो अगर मैंने 2 ले रखी है वैल्यू, तो मेरा सिंपल रीजन क्या हो सकता है कि मेरे को जो वैल्यू लेनी है नेक्स्ट वो 1 लेनी है। अगर सपोज करो मैं डायरेक्ट 3 पे जंप करता, ठीक, अगर मैं डायरेक्ट 3 लेता और 1 और 2 को छोड़ देता, तो मेरा आंसर आता 3। एंड ये बिल्कुल वेस्टेज होता है हमारा, क्योंकि हमें हमें सिर्फ एडजेसेंट नहीं लेनी है,
लेकिन हम लोग उससे पहले की ले सकते हैं, तो हम लोग एक वैल्यू लेते ही लेते हैं हमेशा एडजेसेंट में से दो। तो सेम वे में हमारा पैटर्न फॉलो होता है। तो मैं इसको आपको सिंपल सा एक कोड करके दिखाता हूँ जिससे आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, कि हमारे पास रॉब करके एक ऑलरेडी इन लोगों ने वो दिया हुआ है। सो आई विल जस्ट कॉल अ रिकर्जन फंक्शन रिटर्न सॉल्व विथ सेम इंट सॉल्व नम्स। सो हम लोग इसका एक अलग से फंक्शन डिफाइन करके दिखाते हैं जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करेगा इंट, और हमारे फंक्शन का नाम है सॉल्व। एंड इसमें हमारे पास बेसिकली हम लोग पहला इनपुट तो लेंगे इंट नम्स जो कि हमारा है एरे, लेकिन हमें साथ में एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि होगा इंट आई। ये हमारे इंडेक्स को बताएगा करंटली हमारा कौन सा इंडेक्स चल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग के लिए 0 पास कर दिया। एंड यहाँ पे हमारी अब इस सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ डिस्कस करनी होगी कि हमारी बेस कंडीशन क्या होगी। रिकर्जन में सबसे मेन क्या होता है, तुम्हारा बेस कंडीशन। तो अब जो ये था हमारा, इसमें हमारी बेस कंडीशन क्या थी। बेस कंडीशन मतलब जहाँ से हमारा रिकर्जन बाहर आ जा रहा है, हम रिकर्जन से वापस रिटर्न कर जा रहे हैं। तो जब हम लोग आउट ऑफ रेंज हो रहे हैं, मतलब जब हमारा आई जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू साइज ऑफ एन कह दो तुम, मतलब यहाँ से फिर हम रिटर्न कर जा रहे थे जब भी हम लोग एरे के बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ से मैं ऐसे रिटर्न कर गया, तो ये हमारी बेस कंडीशन है सिंपली। तो मैं बेस कंडीशन लिख दूंगा इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नम्स डॉट साइज। सो फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। एंड रिटर्न में मैं 0 पास कर देता हूँ। नाउ हमारे पास दो चॉइस है। अब रिकर्जन में हम लोग कर क्या रहे थे, हमारे पास कितने ऑप्शन थे, दो ऑप्शन थे। तो एक तरीके से ये बाइनरी रिकर्जन होता है। तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, दो रिकर्सिव कॉल जाएंगे हमारे रिटर्न में। एंड पहला कॉल जो होगा वो तो आइदर होगा कि हम लोग वापस से सॉल्व कॉल कर रहे हैं, वेक्टर इंट नम्स वाला, नम्स हमने रिटर्न किया। एंड हम लोग जो करंट एलिमेंट है उसको ले नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब उसको अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम लोग सिंपली मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट में। एंड दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, हम लोग वापस से ये कॉल कर रहे हैं हमारे सॉल्व वाले रिकर्जन मेथड को। एंड इस बारी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब हमारा करंट जो अभी आयत पोजीशन वाला हाउस है हम उसको रॉब कर रहे हैं। तो अगर मैंने आयत पोजीशन वाले को रॉब किया तो मैं i+1 को रॉब ही नहीं कर सकता, तो मैं i+2 में मूव कर जाऊंगा, i+2 में। एंड सिंपली करंट हाउस मैंने रॉब कर लिया तो मैं उसको ऐड कर लूँगा नम्स ऑफ आई। अब ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। अब ऐसे तो मैं कॉल नहीं कर सकता और मेरे को आंसर एक ही रिटर्न करना है, तो मैं सिंपली बाहर से एक मैक्स फंक्शन लगा दूंगा जो कि मुझे इन दोनों में से मैक्स जो आंसर रिटर्न हो गया है वो दे देगा। एंड इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। सो ये रन कर गया। लेकिन अगर अभी हम लोग इसकी बात करें तो ये रिकर्जन फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है। तो इसकी जो वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 2 की पावर n होगी। तो इसमें हमारा आएगा टीएलई। मैं एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ टीएलई आते हुए, स्पीडिंग अप जजिंग। एंड सो आप लोग देख सकते हैं कि मेमोरी लिमिट एक्सीडेड कह दिया इसने। मेमोरी लिमिट एक्सीडेड कर दिया मतलब हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो गया एक तरीके से मान लो, क्योंकि हमारे रिकर्सिव कॉल्स लगते गए एंड हमारा स्टैक फुल हो गया जितना लॉटेड था। तो मेमोरी ओवरफ्लो कंडीशन आ गई इसमें हमारी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अब हमारा हम लोग मेथड जो यूज़ करेंगे वो होगा डीपी अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब हम लोग इसको डायनेमिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो अब डायनेमिक के भी दो तरीके होते हैं, आइदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। तो पहले हम लोग मेमोराइजेशन की बात कर लेते हैं, मेमोराइजेशन में क्या होगा। तो अभी हम लोग वापस इस एग्जांपल को देखते हैं। तो हमने क्या देखा था अभी कि हम लोग पहले स्टार्टिंग में 1 लेना है कि नहीं, 3 लेना है कि नहीं, 2 लेना है कि नहीं, ये सब चल रहा था हमारा। तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी ना, इसमें कुछ चीज़ों की रिपीटेशन हुई है। लाइक मैं 1 के बाद जब 3 पे आया तो उसके बाद मैं 1 पे गया था, एंड इसके बाद फिर मैंने इसके लिए एक रिकर्जन कॉल दिया। लेकिन यहीं पे सेम चीज़ मैं जब 2 सेलेक्ट किया मैंने और 2 के बाद 1 पे गया तो मैंने सेम चीज़ के लिए रिकर्सिव कॉल दिया। तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमारी हम देख सकते हैं कि रिपीटेशन हो रही है चीज़ों की। तो कुछ ऐसा अगर हम लोग एक बारी में ही इन सब चीज़ों को स्टोर कर लें, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं कि मतलब अगर मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की, सपोज करो मतलब मैंने फॉर इंस्टेंस 1 सेलेक्ट किया, तब मेरे पास जो वैल्यू थी करंट पे वो कितनी आई, मतलब आगे से रिटर्न होकर मेरे पास कितनी वैल्यू आई। एंड जब मैंने 2 सेलेक्ट किया तब मेरे पास कितनी वैल्यू आई। एंड जब मैंने 3 सेलेक्ट किया तब मेरे पास कितनी वैल्यू आई। और जब मैंने 1 सेलेक्ट किया तब मेरे पास कितनी आई। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो ओ ऑफ एन एक स्टोरेज स्पेस बनेगी हमारी। तो उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ रिटर्न होकर आ रही हैं। तो इससे मुझे क्या होगा फ़ायदा कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जब मैं बात करूँ तो मेरे को सब एलिमेंट पे बस एक ही बार जाना पड़ेगा, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ जाएगी। अब ये होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, इसको भी मैं कोड के थ्रू समझाता हूँ डायरेक्ट। तो ये तो था हमारा रिकर्सिव अप्रोच। अब जैसा कि मैंने बताया कि अब डायनामिक अप्रोच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डीपी एरे बना देंगे हम लोग जिसमें हमारी वैल्यूज स्टोर होंगी। तो मैं वेक्टर ले लेता हूँ एक इंटीजर टाइप जिसका नाम मैंने दे दिया डीपी। एंड इसका साइज़ कितना होगा, साइज़ इसका होगा हमारा नम्स डॉट साइज इतना। एंड सबकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं -1 -1। इसका मतलब मैंने अभी तक कोई वैल्यू फिल नहीं किया इसमें। एंड सिंपली हम लोग इसको पास कर देंगे हमारे सॉल्व फंक्शन में। एंड नाउ
इधर पे भी मैं एडिट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक वेक्टर आएगा इंट करके, जिसका नाम हमने डीपी दिया है। ठीक हो गया। अब देखो सारी कंडीशन हमारी सेम रहेंगी, बेस कंडीशन तो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि बेस कंडीशन मतलब वही है कि हम लौटेंगे कब। दूसरी कंडीशन मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, एक नई कंडीशन जो इंट्रोड्यूस होगी वो होगी इफ डीपी आई इज नॉट इक्वल टू -1, देन सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ आई। सो अब एक नई बेस कंडीशन आ गई है हमारी। अब ये बेस कंडीशन क्या कह रही है, अगर वो वैल्यू पे मैंने ऑलरेडी कोई वैल्यू फिल कर दिया, मतलब मैं ऑलरेडी उसके लिए रिकर्सिव कॉल देके आंसर निकाल चुका हूँ उस वैल्यू पे, तो सिंपली क्या करना है, मेरे को वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो मैंने सिंपली लिखा डीपीआई इफ, अगर वो मैंने फिल कर रखी है ऑलरेडी नॉट इक्वल टू -1 है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा वो वैल्यू। उसके आगे मैं इतना रिकर्सिव अप्रोच वगैरह नहीं लगाऊंगा। और एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ये जो मैक्स वैल्यू है, अब यहाँ पे जो रिटर्न होकर मैक्स वैल्यू आएगी, हमें डीपी ऑफ आई में कहीं पे स्टोर भी तो करनी पड़ेगी। तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वही रहेगा, एंड सिंपली हम लोग ये फंक्शंस में डीपी ऐड कर देंगे, आई प्लस 2 एंड नम्स आई। ओके, यहाँ पे भी एक डीपी ऐड कर दिया। सो मैं इसको थोड़ा ब्रॉड वे में दिखाता हूँ। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने एक नीचे इंट्रोड्यूस की एक एरे, डीपी एरे, जिसमें हमारी सारी रिकर्सिव वैल्यूज स्टोर होंगी, मतलब मैक्सिमम जो आंसर उनमें आ रखा है उन पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कितना है, एंड उस पर हमने रिकर्सिव कॉल दिया। फिर हम अपने सॉल्व फंक्शन में आए, जिसकी बेस कंडीशन क्या थी, अगर हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज होता है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। एंड जो न्यू कंडीशन आई हमारी मेमोराइजेशन में, उसमें हमने क्या किया है, डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1, यानी मैं उसके ऑलरेडी रिकर्सिव कॉल कर चुका हूँ अगर उस वैल्यू के लिए, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा वो वैल्यू को। एंड लास्ट में वही कंडीशन है हमारी, और जो भी वैल्यू आ रही है हम डीपी ऑफ आई में स्टोर करते जा रहे हैं। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। सो हमारा टेस्ट कैसे रन हो गया, मैं इसको एक बार सबमिट करके देखता हूँ। बिकॉज दिस टाइम हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बिग ऑफ एन है, एंड हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है। सो मेमोरी लिमिट एक्सीड। सो मैं बेसिकली यहाँ पे एम्परसेंड लगाना भूल गया हूँ। सो एक बार एम्परसेंड लगा देता हूँ, वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी हमारी सिंपली एरे में, एंड एम्परसेंड लगा दिया मैंने। और अब हम इसको फिर से एक और बार सबमिट करते हैं, एंड नाउ इट शुड बी वर्किंग। यस, अब हमारा जो है आंसर एक्सेप्ट हो गया है। सो बेसिकली ये था तुम्हारा मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब बॉटम टू अप अप्रोच। अब हम लोग टॉप टू डाउन अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें हम लोग सिंपली लूप के थ्रू करते हैं। तो वो मैं तुम्हें यहीं पे डायरेक्ट समझा देता हूँ। अब ये वाला हम लोग, इसलिए अलग से कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो सिंपली हम लोग इसको हटा देंगे, एंड यहाँ से हम लोग इसको मूव कर देंगे। अगेन हम लोग एक वेक्टर लेंगे हमारा इंट डीपी, एंड इसका साइज भी हम लोग वापस से नम्स डॉट साइज initialize it with -1, and we don't need to initialize it with -1 either, we can just let's just do it। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें पता हैं कि हमारा, अगर हम लोग इसमें हमारे ये जो डीपी के 0 1 2 3 ये सब क्या डिनोट कर रहे थे, अगर कि मैं 0 हाउस को रॉप करूँ तब मेरे पास कितना मनी होगा वो डिनोट कर रहा था डीपी 0 मतलब। अब मैं इसको एक बार आपको वैसे दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड में, कि सपोज करो तुम लोगों के पास सिर्फ एक एलिमेंट गिवन है, सिर्फ एक एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स, एंड उसकी वैल्यू है करीब मान लो 3 है। ये तुम्हारा एरे है, इसमें 3 है, तो तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉपिंग वैल्यू तुम्हें पता है कितनी आएगी, 3 आएगी। इसका मतलब जब भी तुम्हारे पास सिर्फ 1 एलिमेंट है, यानी सिर्फ 0 इंडेक्स गिवन है, तब तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी, जो उसकी वैल्यू है प्रेजेंट। जैसे 3 है तो 3 आएगी, मतलब नम्स ऑफ 0 जो भी होगा वो तुम्हारी आंसर होगी। और सपोज करो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, यानी 0 इंडेक्स है 1 इंडेक्स है, इसमें मान लो 2 है, इस पर है 3, तो सिंपली मेरा आंसर क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्स वैल्यू होगी वो आंसर होगा। क्योंकि देखो मैं एडजेसेंट तो रॉप कर नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि कोई तीसरा एलिमेंट है। तो जब भी मेरे पास सिर्फ 1 तक इंडेक्स गिवन होंगे, तब मेरा मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ 0 एंड नम्स ऑफ 1। तो जब भी हम लोग हमारे टेबुलेशन मेथड की बात करते हैं, तो हम लोग प्रीवियस आइदर 1 और 2 वैल्यूज़ का आंसर हम लोग को पता होना चाहिए क्या होगा, और वही हमारी एक तरीके से मान लो तुम बेस कंडीशन जैसे समझ सकते हो। तो सपोज करो डीपी ऑफ 0 अभी मैंने बताया, अगर सिर्फ 0 इंडेक्स तक हमारे पास एलिमेंट हो, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो नम्स ऑफ 0 वही मेरा आंसर होगा। ठीक, और डीपी ऑफ 1 अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, तो उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वाला हाउस होगा मैं उसी को रॉप करूंगा, तो मैक्सिमम ऑफ नम्स 0 आ जाएगा, और या फिर नम्स 1। ये हो गया। अब सपोज करो कि अब मेरे को फॉरवर्ड बाकी हाउसेस के लिए निकालना है, मतलब अगर 2 हाउस हुए, 3 हाउस हुए, 5 हाउस हुए, तो मैं सिंपली देखो अब इसमें क्या एक चीज़ है तुम्हारे पास, इसको थोड़ा डिफरेंटली समझाता हूँ मैं। अब देखो तुम्हारे पास, तुम्हें पता है ये एक है तुम्हारा एरे, इसमें एक्स वाई जेड कुछ अमाउंट लिखी हुई है तीनों घरों की। अब तुम दोनों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या किया कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या कहते हैं, तुम आइदर एक्स को सिलेक्ट करते थे या नहीं करते थे। लेकिन अभी हमने टेबुलेशन में क्या देखा कि मेरे को इसकी वैल्यू पता है, एंड मेरे को इसकी वैल्यू पता है कि ये वाला एरे मेरे को क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, और ये वाला क्या रिटर्न करेगा। तो फिर जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट करना है या नहीं करना है मुझे,
तो मैं क्या देखूंगा, मैं सिंपली ये देखूंगा ना कि मेरी जो प्रीवियस वैल्यू है इन दोनों में से मैंने जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया है, अगर सपोज करो मैंने एक्स सेलेक्ट किया है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं एक्स प्लस जेड एक मेरी वैल्यू हो जाएगी, एंड अगर मैंने वाई सेलेक्ट किया है तो ऑफकोर्स सी बात है मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, कॉमा वाई। तो सिंपली क्या देखूंगा मैं, अगर एक्स प्लस जेड बड़ा है तो हम मूव ऑन कर रहे थे, हम लोग मूव ऑन कर रहे थे नेक्स्ट की नेक्स्ट वैल्यू में, क्योंकि जेड के बगल में मैं जा नहीं सकता। लेकिन अगर वाई बड़ा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि मैं वाई अब यहाँ ले जाऊंगा। तो यही था हमारे यहाँ पे। तो फिर सिंपली हम लोग देखते हैं कैसे उसका कोड करेंगे हम लोग। तो मेरा एक फॉर लूप चलेगा और आई इज इक्वल टू 2 से चलेगा ये हमारे आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब आई इज इक्वल टू 2 से चला है और कंडीशन क्या है हमारी, डी पी ऑफ आई जो भी होगा हमारा निकल के आएगा आंसर, वो कैसे निकल के आएगा। अब डी पी ऑफ आई कैसे निकलेगा, तो डी पी ऑफ आई हमारा कुछ नहीं है, सिंपली मैक्सिमम है किसके, डी पी ऑफ आई माइनस वन। अगर सपोज करो मैंने उससे पिछला वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया होता तब तो मैं करंट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने डी पी ऑफ आई माइनस टू सेलेक्ट किया, मतलब उससे पिछले से पिछला, मतलब उसके एडजेसेंट नहीं, उससे एक छोड़ के पिछला वाला आई माइनस टू आई मीन, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें ऐड कर सकता हूँ ये नम्स ऑफ आई। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरे डी पी ऑफ आई में स्टोर हो जाएगा, सिंपल था। और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा, डी पी ऑफ नम्स आई माइनस वन डॉट साइज माइनस वन, मतलब लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो ऑफकोर्स हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम कितने हाउसेस हैं, नम्स डॉट साइज माइनस वन इंडेक्स के हिसाब से। अब यहाँ पे इंट, तो अब टेबुलेशन भी हम लोग एक बार सबमिट करके देखते हैं डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे शायद कुछ लगाना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न लिखना भूल गया मैं, रिटर्न डी पी नाउ सबमिट। सो अगेन ओके, सपोज करो अगर हमारी वैल्यू इफ आई इज इक्वल टू वन, सपोज करो हमारा साइज ही एरे का वन था, नम्स डॉट साइज लेस देन इक्वल टू वन, सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, नम्स ऑफ जीरो, सिंपल था। रन करते हैं इसको एक बार। सबमिट, सो एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब ये दो तो अप्रोच थे तुम्हारे टेबुलेशन और मेमोराइजेशन। अब इसको हम लोग और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, कुछ आइडिया आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। अभी हमने क्या देखा टेबुलेशन वाले कोड में, कि मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने डी पी ऑफ जीरो मेरे को पता था, मेरे को डी पी ऑफ वन पता था, इससे मैंने क्या किया, फिर डी पी ऑफ टू पता करने के लिए उसने क्या किया, उसने डी पी ऑफ वन चेक किया होगा और डी पी ऑफ जीरो चेक किया होगा, एंड ये मेथड फिर आगे रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट। तो इसमें मैंने वैसे तो कितनी की है टाइम, मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज़ की है, ओ एन, बिग ऑफ एन, लेकिन तुम एक तरीके से देख सकते हो कि मैं यूज़ तो एक्चुअल में दो ही स्पेसेस कर रहा हूँ हर बारी के लिए, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट करने के लिए मेरे को प्रीवियस बस दो वैल्यूज चाहिए। तो रेदर देन यूजिंग मैं पूरा ये वोल एरे, वाई नॉट जस्ट यूज टू वेरिएबल्स। सो हम लोग एक बार दो वेरिएबल से ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि अगर हमने दो वेरिएबल से ट्राई कर लिया तो हमारी बिग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो स्पेस की होगी वो वन आ जाएगी। सो मैं इसको हटाता हूँ, एंड रेदर देन डी पी ऑफ जीरो मैं एक यूज़ करता हूँ इंट प्रीवियस बाई टू, बिकॉज आई माइनस टू होगा हमारा जीरो अगर हम आई टू के लिए निकाल रहे हैं, एंड इसको मैं ले लेता हूँ प्रीवियस ऑफ वन, प्रीवियस बाई वन, इसका मतलब एक इंडेक्स पहले और प्रीवियस ऑफ टू का मतलब टू इंडेक्स पहले, एंड मैं एक डिक्लेयर कर लेता हूँ करंट वेरिएबल जो कि हमारा डिनोट कर रहा होगा प्रीवियस ऑफ वन को, ठीक हो गया। सपोज करो प्रीवियस ऑफ वन को डिनोट कर रहा है, तो अब रेदर देन डी पी ऑफ आई आई विल सिंपली जस्ट यूज करंट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, अब हमारे डी पी ऑफ आई माइनस वन की जगह मैंने क्या यूज़ किया है, प्रीवियस बाई वन, अगर मतलब उससे पिछला इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी थी मैंने वो सिलेक्ट किया, तो सिंपली वो रिटर्न होगी अगर मैक्सिमम हुई, नहीं तो नम्स ऑफ आई हमारा किससे ऐड होगा, प्रीवियस ऑफ टू से ऐड होगा। सो ये हो गया। अब हमें प्रीवियस अपडेट भी करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ऑफ टू जो है हमारा वो किससे अपडेट होगा, प्रीवियस ऑफ वन से होगा ऑफकोर्स, क्योंकि एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, और प्रीवियस ऑफ वन किससे हो जाएगा, करंट से हो जाएगा, एंड करंट हमारा अपडेट हो ही रहा है ऊपर, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली करंट। इसको एक बार रन करके देखता हूँ, current is equal to previous I think sorry let's say current is equal to 0, or let's just say nums 1 or nums 0, and current is equal to prev 1,
लेट्स रन इट अगेन। सबमिट। सो ये था हमारा फाइनल अप्रोच। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि 0 ms हमारा रन टाइम आया, और क्योंकि हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिर्फ बिग ओ ऑफ 1 यूज़ किया, क्योंकि सिर्फ मैंने कितने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, 1 2 एंड 3, कोई मैंने एरे यूज़ नहीं कर रखी है। तो फिर हर प्रोग्राम के लिए मेरे सिर्फ 3 ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, चाहे मिलियंस ऑफ डेटा आ जाए अब। तो हमारी बिग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 1, एंड हमारी जो रनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि एक फॉर लूप है 2 से n तक, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई बिग ऑफ n, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। सो थैंक यू फॉर दिस एंड बाय बाय।